हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था, तो क्यों ना इसके बाद हम लोग आगे इस पे बात करें। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, ताकि आपके पास अच्छी नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं जो वीडियो डालूं आप उससे वंचित न रह जाएं। और उसके बाद आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब भी बात होगी पूरी डिफनेस के साथ होगी, कॉन्सेप्ट के साथ होगी। यहाँ रटने वाला कोई मैटर नहीं है, रटना यहाँ अलाउ ही नहीं है। रटना का अपना एक महत्व होता है, लेकिन रटने के साथ भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपने उस चीज को समझा नहीं और डायरेक्ट याद कर लिया तो वह रटा माना जाता है, लेकिन समझ के याद करना उसकी एक अलग बात होती है। वहां आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा, वहां जो आपका एक्सप्रेस करने का जो पावर होगा, जो मेथड होगा, जो तरीका होगा, जो स्ट्रेटेजी होगी, वो लगेगी नहीं आपने कुछ किया है दोस्तों। वो लगेगा, दिखेगा, वो आपके अंदर दिखेगा कि हाँ आपने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे बारीकी से डीपनेस के साथ चीजों को पढ़ा हुआ है। वही मेरा ध्येय है, वही मेरा लक्ष्य, वही मेरा डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए। तो जब इस पे बात हो गई थी तो यहाँ एक रिलेशन हमको जो यह मिला था, एफ बी अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये एफ बी क्या था? ये जो एफ बी था यह था फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम। और एप्सिलॉन क्या था? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर मतलब था रिलेटिव परमिटिविटी। अभी हमको रिलेशन मिल गया है, अब इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। बात करने का मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कैसे डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे बात करेंगे, तो इसको मैं यहां इतना रहने देता हूं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इनको और इनको ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एफ बी अपान एफ एम इज इक्वल टू के। तो एफ एम को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? एफ बी इक्वल टू एफ एम इंटू के। तो के को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? एफ एम इज इक्वल टू एफ बी अपान के। अब जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन ये कह देगा कि दो चार्जेस हैं और इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मान लेते हैं वैक्यूम है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से ना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सपोज द टू चार्जेस apart from one another and the distance is suppose r। दो चार्जेस एक दूसरे से दूर हैं, उनके बीच की दूरी मान लेते हैं r है, और इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, देयर इज नो मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज द वैक्यूम। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स इन वैक्यूम, वो कितना लग रहा है? मान लेते हैं 1550 न्यूटन लग रहा है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि इनके बीच में वैक्यूम है, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो अगर वैक्यूम, अब वैक्यूम की बात ना करें, अगर इनके बीच में मीडियम ला दिया जाए, अगर इनके बीच में मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, आप सपोज करिए इनके बीच में वैक्यूम वाली बात नहीं है, अब बात क्या है? मीडियम की है। तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो नया फोर्स होगा वह कितना होगा, या फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको यही पता करना है। तो यह पता करने के लिए आप इसका सहारा लेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो एफएम लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? फोर्स इन मीडियम। और एफ भी लिखा हुआ है फोर्स इन वैक्यूम। और ये जो के है क्या है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और एक बात यहां पर और मतलब छूट गया कि टू चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह कितना है? सपोज करो 16 है। तो आप बोलोगे सर वी नो दैट एफ एम इक्वल टू, एफ एम मतलब मैं लिख दे रहा हूं एफ मीडियम, एफ भी मतलब लिख दे रहा हूं एफ वैक्यूम अपान के। तो सर एफ वैक्यूम की वैल्यू दी हुई है सर 50, ओके, और के दिया हुआ है सर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम कितना? 16। और निकालना हमें क्या था? एफ मीडियम निकालना था, क्योंकि जब इनके बीच में मीडियम हो जा रहा है तो उसके फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, या उसका फोर्स कितना होगा, हमको वही निकालना था। हमको एफ एम निकालना था। तो हम लोगों ने देखिए निकाल लिया, 50 अपान 16 सॉल्व कर दिए, 25, ये हो जाएगा आपका 8, एंड दैट इज 25 अपान 8।
न्यूटन। तो आशा करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को फार्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए अब बात करते हैं इस पे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम कर लेंगे। एक जानकारी ले लीजिए कि अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे तो वैक्यूम के लिए जो के मतलब डीसी, डीसी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। जब हम एयर की बात करेंगे तो एयर के लिए जो डीसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो के इक्वल टू 1.00054। थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा, यही होती है, मतलब 1 से ज्यादा होती है। और जब हम वाटर की बात करते हैं तो जो के की वैल्यू आती है वो दैट इज 80 आती है। तो आपको ये चीजें जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है, हाँ एक बात और कहना है, कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डायमेंशन निकालिए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन निकालिए। तो आप कक्षा 11 में पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एफ इक्वल टू एम इंटू ए की बात करें और हमें हमसे कोई फोर्स का डायमेंशन पूछे तो हम क्या करते थे, 4F और एम का एम और ए का करते थे क्या, वेलोसिटी, सॉरी ए का करते वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो क्या आता था हमारा एल टी पावर -2, ये हो जाता था, क्या हो जाता था, एम एल टी पावर -2। ये हमारा क्या आता था, डायमेंशन किसका, फोर्स का। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो को थोड़ा बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निकालने का तरीका सीखिए। जब एप्सिलॉन जीरो कहाँ मिलेगा आपको, कूलम्ब्स लॉ में मिलेगा। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमें चाहिए यह, तो बाकी सबको हटाइए, तो आर स्क्वायर को इधर भेजिए, तो एफ इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 को नीचे लेके आइए, तो Q1 इंटू Q2, और ये कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एफ 4 पाई जो है कांस्टेंट टर्म है, इसको इग्नोर करिए, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, फिर 1/एप्सिलॉन जीरो मिल जाएगा, 4 पाई हट जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन आपको निकालना किसका, एप्सिलॉन जीरो का, न कि 1/एप्सिलॉन जीरो का। तो ये चला जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, तो ये भी चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो बराबर Q1 Q2 अपान एफ इंटू आर स्क्वायर। जब बात करते हैं Q1 का, तो कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, सॉरी हाँ क्लास 10th में, कि I बराबर होता है Q/T। तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, और I क्या है, करेंट। करेंट का जो आपका डायमेंशन होता है A, और T का होता है T। तो Q का क्या मिल जाता है, AT। तो चूंकि Q यहाँ 2 बार है, एक बार 2 बार, तो AT इंटू AT मतलब कितना हो गया, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये आपको ऊपर मिल गया। और नीचे में F का क्या निकाला है आपने, MLT पावर -2, तो आप लिखेंगे MLT पावर -2 इंटू आर स्क्वायर का आपने क्या निकाला है, L स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका, उसको सॉल्व कर दीजिए। m की पावर यहाँ क्या है, 1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1। और l की, देखिए l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, तो l की पावर क्या हो गया, 3, और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर -3। ठीक है, a स्क्वायर पहले से ऊपर है, तो स्क्वायर रहने दीजिए। t की पावर 2 ऊपर है, और t की पावर -2 ऊपर है, -2 ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो t पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, डायमेंशन, और किसका निकाल लिया, एप्सिलॉन जीरो का। तो इस प्रकार से चीजों को आप डिस्कस करेंगे।
आगे आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप एक चीज जान जाइएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्तों, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? चार्ज होता है। कौन होता है? चार्ज, जिसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज, दैट इज चार्ज होता है रिस्पॉन्सिबल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय द क्यू। अब जैसे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो सपोज करिए कोई चार्ज है और इस चार्ज का मान लीजिए इफेक्ट यहां तक है। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे कोई मैग्नेट है, अब एक मैग्नेट मान लो आपने यहां रख दिया, तो क्या होगा इनके बीच में? या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, वो बाद की बात है, बस इतना जानिए। देखिए अगर इसको मैंने मान लीजिए जाकर के नेपाल में रख दिया मैग्नेट को, और एक मैग्नेट आपके घर पे है, तो कौन सा यहाँ इफेक्ट पड़ जाएगा इस वाले मैग्नेट पे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबका अपना क्या होता है? क्षेत्र होता है, रीजन होता है, एरिया होता है, अपना इफेक्ट होता है। अपना क्या होता है? सबका इफेक्ट होता है, एक लिमिटेशन होता है। तो इस चार्ज के अराउंड कोई दूसरा आप चार्ज रख दो, इस चार्ज के अराउंड, ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ। मान लीजिए इस चार्ज का इफेक्ट यहां तक ना होकर के यहां तक है, ऐसे समझिए। और जहां तक इसका इफेक्ट है, जहां तक इसका क्षेत्र है, रीजन है, उस पे मैंने क्या रख दिया? सेकेंड चार्ज रख दिया। तो बस इतना जान जाइए कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, ये भी चार्ज ये भी चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे। कौन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा? यह करेगा। तो यह फोर्स का जो एक्सपीरियंस किया, अगर मान लीजिए इस चार्ज को मैं यहां रख देता, तो कौन सा फोर्स का एक्सपीरियंस करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट यहीं तक है, इस चार्ज का जो अपना रीजन है वो यहीं तक है। तो इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी फील्ड को, इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एरिया मतलब इसी रीजन को, इसी फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तो कौन सा इफेक्ट पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो यहीं तक है, इसकी सीमा यहीं तक है, लिमिटेशन यहीं तक है। लेकिन इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस अपने क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसका जो ये रीजन बना हुआ है, ये जो बना हुआ है रीजन, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और बात करते हैं। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या डेफिनेशन समझे? कि द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज where another charge experience a force is called electric field, is called electric field। कोई चार्ज है, इसका अपना
स्पेस है, इसका अपना एक रीजन है, यहाँ पर कोई सेकंड चार्ज है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ रखेंगे नहीं कर रहा है, तो इसका जो यही रीजन है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे, हाँ एक बात और, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे चार्ज है, चार्ज के चारों तरफ ये उसका रीजन हो गया, जहां पर कोई अनदर चार्ज, तो अनदर चार्ज का मतलब हमने क्यू नॉट रख दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर आपने क्यू नॉट रखा क्यों, या एक काम करिए इसको अभी रुक जाइए, बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बता दीजिएगा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी है, तो बोल दीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन होगा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में, तो ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आगे समझने से पहले कुछ बताना चाहता हूं कि अगर इफ, पहला चीज, चार्ज इज पॉजिटिव, इफ चार्ज इज पॉजिटिव दैट इज अ प्लस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर ये प्लस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या होती है हम लोग इस पे बात करेंगे, फिलहाल आप यह जानिए कि चूंकि ये प्लस है तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी हैं, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। कब, जब चार्ज क्या हो, प्लस, जब चार्ज क्या हो, प्लस हो। लेकिन सपोज करिएगा कि जैसे अगर चार्ज मान लीजिए प्लस ना होकर के क्या है, निगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो किधर होंगे, अंदर की तरफ होंगे। किधर होंगे, अंदर की तरफ होंगे। किधर होंगे, अंदर की तरफ होंगे। कब, जब चार्ज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जब चार्ज क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो अंदर की तरफ होंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने समझा कि द स्पेस अराउंड द चार्जेस या रीजन अराउंड द चार्जेस वेयर अनदर चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ई एंड दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ क्या बताया कि अगर चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ होंगे, और चार्जेस अगर निगेटिव है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ होंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन का हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन का हम यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो जैसे एक बात समझिएगा, जब इंटेंसिटी की बात आए तो कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं इफेक्ट की चर्चा होती है, और स्ट्रांगनेस की चर्चा होती है, स्ट्रांगनेस की चर्चा होती है। फॉर एग्जांपल दैट कोई चार्ज है, ये उसका क्या है, स्पेस हो गया, कोई रीजन हो गया, कोई अनदर चार्ज, हमें इस पॉइंट पर मान लीजिए, बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ है, बहुत सारे पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट पर अगर हमको पता करना है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना स्ट्रांगनेस है। तो हम लोग इस पॉइंट पर क्या रख देते हैं, क्यू नॉट रख देते हैं। इस क्यू नॉट को क्या बोलते हैं, दैट इज द टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कोई पूछेगा कि टेस्ट चार्ज क्यों रखा जाता है, तो बोल दीजिएगा टेस्ट चार्ज इसलिए रखा जाता है, सॉरी टेस्ट चार्ज हमें पता करने के लिए उस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इसलिए रखा जाता है, जिसको हम लोग क्यू जीरो लगाया ना, जिसको क्यू जीरो या क्यू नॉट बोलते हैं। तो पूछेगा टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो बोल दीजिएगा टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। दैट इज अ यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब प्लस, चार्ज मतलब कूलाम, तो +1 कूलाम। मतलब इसका जो परिमाण होगा, सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा Q0 क्या हो जाएगा 1 + 1 कूलाम। और Q नॉट को क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। क्यों ऐसा करते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता लगाना है तो उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज का प्रयोग करते हैं। और टेस्ट चार्ज को क्या बोलते हैं, पेपर में कभी कभी आता है कि टेस्ट चार्ज को क्या कहा जाता है, एक नंबर में एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि सर हम तो कोई भी चार्ज रख सकते थे, टेस्ट चार्ज ही क्यों। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई द टेस्ट चार्ज, वाई द टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज रख सकते थे, ए क्यू नॉट और +1 सी, इसका क्या मतलब है, क्यों इसको रखा गया। कोई भी चार्ज हम रख सकते थे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस चार्ज, जैसे मान लीजिए चार्ज है, ये इसका स्पेस हो गया, ये रीजन हो गया, यहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां मान लीजिए मैं यहां क्या रख रहा हूं, टेस्ट चार्ज रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये भी अपने आप में चार्ज है, तो ये भी अपने आप में क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन यह चार्ज इतना ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल, कि इसके इस पॉइंट पर रहने से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं होता, नो असर। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। ठीक, थोड़ा और बात करते हैं। क्या कि मान लीजिए कोई चार्ज है, इसकी उसके चारों तरफ कोई रीजन हो गया, कोई अनदर, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मैंने क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, और टेस्ट चार्ज रख दिया तो मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यह चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा अकॉर्डिंग कूलॉम्स लॉ। तो ई इक्वल टू आ जाएगा F/Q0। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में। ये मैंने कैसे लिखा, वेक्टर फॉर्म में। अब इसी को मैं स्केलर फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल टू F/Q0। ये आपका हो गया स्केलर फॉर्म। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, आप बोलेंगे कि ई का जो यूनिट होता है वो आपको रटने की देखिए जरूरत नहीं है। एफ का ई क्या है, इक्वल टू F/Q है। तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, एफ मतलब होता है, एफ का यूनिट न्यूटन, अपान मतलब पर, और क्यू नॉट क्या है, चार्ज, चार्ज का होगा कूलाम। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपने यूनिट निकाल दिया न्यूटन पर कूलाम।
अगर आपको इसका डायमेंशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो ई इक्वल टू एफ अपान क्यू है। एफ का क्या होता है एम एल टी पावर -2 और क्यू का क्या होता है आई टी, आई टी मतलब होता है ए टी। यहाँ क्या हो जाएगा एम का एम, ए की पावर 1 है उसको ऊपर ले जाइए ए पावर -1, एल है तो एल और टी पावर -2 है, टी पावर -2 रहने दीजिए और 1 ऊपर चल जाएगा तो टी पावर -2 -1 तो टी पावर -3, ये आपका हो जाएगा। दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चीज डायमेंशन, क्या हो जाएगा डायमेंशन। इसको इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या है, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखा करिए और वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नहीं करेंगे सब्सक्राइब, वीडियो डालते जाऊंगा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप वंचित रहने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आप को जो बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, आप को दिखेगा कि नहीं सर ने आपके लिए क्या किया और आप खुद कहेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।